बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम क्लास 8 आपका समर वेकेशन जो टास्क जो कि आप लोगों को मैथ्स के दिया गया था, आज की वीडियो में हम क्लास 8 आपका समर वेकेशन टास्क कंप्लीट आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। जैसा कि यूनिट नंबर 1 में से जो जो क्वेश्चन आप लोग के साथ दिए गए थे, वन बाय वन उन तमाम क्वेश्चन के आंसर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। चलें, सबसे पहले आपसे पूछा गया था डिफाइन सेट्स एंड एलिमेंट्स विद एग्जाम्पल। ये रही हमारे पास सेट की डिफिनेशन। अ सेट इज़ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और उसकी एग्जाम्पल हमारे पास है अ कलेक्शन ऑफ पेन इन अ बॉक्स इज़ अ सेट। ठीक है। नेक्स्ट फिर एलिमेंट के बारे में पूछा गया था। तो एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, यानी हमारे पास जो ब्रैकेट्स के अंदर जो जो नंबर्स होते हैं या अल्फ़ाबेट्स कह देते हैं, जो भी होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। यानी द ऑब्जेक्ट इज़ अ सेट आर रिटन इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो होते हैं दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल राइट किया है, एफ इज़ अ सेट ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर अवेलेबल एट एन आइसक्रीम शॉप। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, डिफाइन सबसेट एंड प्रॉपर सेट विद एग्जाम्पल। यानी हम लोगों ने यहाँ पर सबसेट की और प्रॉपर सेट की डिफिनेशन अलॉन्ग विद इट्स एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर राइट कर दी है। सबसे पहले तो आ जाता है हमारे पास सबसेट, कि सबसेट क्या होता है। अ सेट इज अ सबसेट ऑफ अदर सेट इफ एवरी एलिमेंट इन अ सेट इज आल्सो एन एलिमेंट इन अ अदर सेट। ठीक हो चुके। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दो सेट है। ए सेट में हमारे पास है 2, 4, 6, 8 एंड 10। बी सेट में हमारे पास है 2 एंड 4। यानी बी सेट के तमाम एलिमेंट ए सेट में मौजूद है, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इसके साथ सबसेट तो कंप्लीट हो चुका है। अब पावर सेट पर आ जाते हैं। अब पावर सेट हमारे पास क्या होता है, इफ़ ए इज़ अ सेट then the set of all the subset of A is called the power set of A. It can be written as P ब्रैकेट में A, यानी पावर सेट ऑफ A। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर A एंड B, A सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं A एंड B। अब हम इसका पावर सेट राइट करेंगे तो हमें, जैसा कि हमें पावर सेट का फार्मूला भी मालूम होता है कि 2 की पावर क्या आ जाती है n। यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 2⁻², क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स है। इसका मतलब है कि 2 की पावर जब 2 होगी तो इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि ए के पावर सेट में टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने आएंगे, 4 आएंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखा जाए एक एम्प्टी ब्रैकेट है, फिर ए है, फिर बी है और फिर ए एंड बी है। इसका मतलब है 1, 2, 3 एंड 4। इस फार्मूले के तहत भी अगर हम करते हैं तो हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स शो हो रहे हैं, और यहाँ पर भी हमने यहाँ पर पावर सेट में भी 4 ही एलिमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब आ जाते हैं आगे, जिसमें हमसे कहा जा रहा है डिफाइन द पावर सेट ऑफ। यानी हमारे पास यहाँ पर एक सेट गिवन है जिसका हमने यहाँ पर पावर सेट राइट करना था। देखिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर फार्मूला के तहत आप लोग के लिए सॉल्व किए, यानी पी का पावर सेट राइट करें, लेकिन एन हमारे पास फार्मूला होता है एन की 2 की पावर एन से मुराद होता है एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन अ सेट। यहाँ पर हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 4। 2 की पावर आ चुकी है 4। जब 2 की पावर 4 होगी, इसका मतलब है कि 2 को हमने 4 टाइम 2 से ही मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो हमारे पास आ जाता है 16। अब पावर सेट ऑफ ए हमारे पास क्या आ चुका है, सबसे पहले तो हमारे पास एम्प्टी ब्रैकेट होता है, फिर हम सिंगल सेट को राइट करते हैं, फिर हम यहाँ पर दो सेट्स को राइट करते हैं। जब दो तमाम के तमाम कंप्लीट हो जाते हैं, देन हम उसके बाद 3 सेट्स को यहाँ पर राइट करते हैं। 3 जब हो जाते हैं तो फिर 4 सेट्स की बारी आ जाती है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 16 था, तो यहाँ पर टोटल पावर सेट भी इसके 16 ही बने हैं। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ठीक हो गए। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ जाता है फाइंड बी। हमने यहाँ पर बी सेट को मालूम करना है, जबकि हमारे पास ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो है 3 एंड 4। और जब ए और बी का इंटरसेक्शन करते हैं तो 3। इसका मतलब है कि 3 वो एलिमेंट है जो कि ए में भी पाया जा रहा है, बी में भी पाया जा रहा है। जब हम इसका यूनियन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1, 2, 3 एंड 4।
जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास यूनियन में ये एलिमेंट्स है, इंटरसेक्शन में ये एलिमेंट्स है और ए के अपने ये एलिमेंट्स है। तो इन एलिमेंट से हमें ये मालूम हुआ है कि ए सेट में तो 3 and 4 है, 3 and 4 है। इट्स मीन 1 and 2 आ चुके बी सेट में, इंटरसेक्शन में 3 था। इसका मतलब ये हो चुका है कि बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आ चुके हैं हमारे पास 1, 2 and 3। नेक्स्ट अब आ जाता है आप सबका फेवरेट डी मॉर्गन्स लॉ, जो को हम वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। जैसा कि एक्सरसाइज के दौरान भी बार बार पूछा जा रहा था कि वेन डायग्राम के ज़रिए हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो कोशिश करें कि वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग जो आपको मैं समझा रही हूँ आपने इस पर फोकस करना है, ताकि तमाम का तमाम जो वेन डायग्राम्स हैं वो आप लोगों को समझ में आ सके कि हम किस तरीके से उसको शेड करेंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेकर 8 तक हैं। ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2 and 3 हैं। बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो है 3, 4, 5 and 6। जिसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 तीनों में कॉमन है, ठीक है। 1, 2 ए में आता है, बी में हमारे पास 4, 5 and 6 आ जाता है और यूनिवर्सल सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों में कॉमन नहीं वो आ जाएगा 7 and 8। पहले हम इसका फर्स्ट लॉ, डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ प्रूव करेंगे, देन हम इसका सेकंड लॉ प्रूव करेंगे। कोशिश करें कि वीडियो को लास्ट तक देखें, आप लोग को स्टेप टू स्टेप डी मॉर्गन्स लॉ समझ में आ सके। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसकी फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो जो कि हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पर यूनियन ले लेंगे। यूनियन जब लेंगे तो हमारे पास इसका यूनियन आ जाएगा 1 से लेकर 6 तक। ये आ चुके हैं हमारे पास यूनियन, जिसका मतलब है कि अब हमने इसके यूनियन को यहाँ पर वेन डायग्राम में शो करना है। हमने इस तरीके से इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, ठीक हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखें जो हमारे पास तीनों में कॉमन है वो हमारे पास यहाँ पर है, जो 2 में कॉमन है वो यहाँ पर है और जो कॉमन नहीं है उनको हमने यहाँ पर साइड में राइट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स आए 1, 2, 3, 4, 5 and 6। इसका मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 5 and 6 इन तमाम को हमने यहाँ पर शेड कर दिए। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो वेन डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पर ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट हो। अब जैसा कि हमने यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट भी लेना था तब जाकर ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होनी थी। अब हम यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी अब हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से जब हम ए यूनियन बी को का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके, ये हो चुके हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो चुके हमारा ए यूनियन बी वाला सेट का आंसर। हमने जब इनका डिफरेंस लिया तो हमारे पास 7 and 8 ही बचे, क्योंकि 6 तक एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद थे, 7 and 8 नहीं थे। इसका मतलब 7 and 8 इसका डिफरेंस है। डिफरेंस से मुराद की ये आ चुके हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ चुका है 7 and 8, जिसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस एरिया को शेड करेंगे जहाँ पर हमारे पास 7 and 8 होगा। तो 7 and 8 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट में है, ए एंड बी में कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर इन 2 सर्कल ए एंड बी को बिल्कुल भी शेड नहीं किया, हमने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को शेड किया। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी जो कि हमारी प्रूफ हो चुकी है। अब हम इसके राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं। अब राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। यूनिवर्सल सेट में से जब हम ए सेट का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, 5, 6, 7 and 8, ठीक है। यानी जो हमारे पास आंसर आएगा हम सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया को ही शेड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4, 5, 6, 7 and 8 है, इसका मतलब है कि ये बी के यहाँ पर दोनों में कॉमन 3 था, हमने 3 को नहीं लिया, यानी 4, 5, 6, 7, 8 को हमने यहाँ पर शेड ले लिया, ठीक हो जाएगा। अब आ जाती है बारी हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट की। तो बी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या करते हैं, हम यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 4 and 8 इसका आंसर आ जाएगा। जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने किस किस को शेड करना है, हमने यहाँ पर 1, 2, 7 and 8 को शेड करना है। 1 and 2 यहाँ पर ए में है, 3 दोनों में कॉमन था तो इसलिए हमने 3 को नहीं लिया, हमने सिर्फ 1 and 2 को लिया और 7 and 8 को लिए। यानी जो एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास गिवन होते हैं हम सिर्फ उसी एरिया को ही शेड करेंगे। जैसे कि ए का कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास आ चुका है, बी का कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास आ चुका है। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर लेना।
सो ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाला सेट हमारे पास ये रहा, इंटरसेक्शन था, दोनों में सिर्फ और सिर्फ 7 और 8 ही कॉमन था, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हमारी क्या होगी, राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो चुकी है। अब हम उसका वेन डायग्राम आपके साथ शेयर करेंगे। वेन डायग्राम में जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 7 और 8 है, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि ए एंड बी को हमने बिल्कुल भी शेड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट में 7 और 8 रिमेनिंग से, तो हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 7 और 8 वाले एरिया को ही शेड किए। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वही आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड में भी आया जब हमने डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किए। अब आ जाता है डी मॉर्गन्स का सेकेंड लॉ, क्योंकि सेकेंड लॉ जो है हमने उसको भी प्रूव करना है। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सो जैसा कि हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन उसके कॉम्प्लीमेंट को हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो उन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 3 ही कॉमन है, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हम इसके वेन डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ उस एरिया को शेड करेंगे जहाँ पर 3 मौजूद होगा। सो 3 दोनों में कॉमन था, इसका मतलब है कि हमने इस तरीके से 3 को ही शेड कर दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी हो चुका है, अब हम इसके कॉम्प्लीमेंट की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट अब फाइंड करना था, जिसका मतलब ये था कि यूनिवर्सल सेट में से हमने ए इंटरसेक्शन बी का डिफरेंस लेना था। हमने यहाँ पर इसका डिफरेंस लिया तो हमारे पास देखिए यहाँ पर 3 था, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में 3 के अलावा तमाम एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर राइट कर देना था, जिसमें हमारे पास था 1 2 4 5 6 7 एंड 8। जब 3 इसमें था ही नहीं तो हमने 3 को यहाँ पर शेड ही नहीं किया, 3 के अलावा तमाम के तमाम को हमने यहाँ पर शेड कर दिया। ठीक हो जाएगा। अब आ जाती है बारी हमारे पास राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा था। सबसे पहले हमने यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, ए के कॉम्प्लीमेंट से हमारे पास आ चुके हैं 4 5 6 7 एंड 8। जब ए के कॉम्प्लीमेंट में ये हमारे पास एलिमेंट्स थे तो इसका मतलब है कि हमने उन्हीं एलिमेंट्स को शेड करना था जहाँ पर हमारे पास 4 5 6 7 एंड 8 ही मौजूद हो, बाकियों को हमने शेड नहीं करना था। बी का कॉम्प्लीमेंट था सेम, बी के कॉम्प्लीमेंट से हमारे पास आए 1 2 7 एंड 8, जिसका मतलब था कि हमने सिर्फ और सिर्फ 1 2 7 एंड 8 वाले एरिया को ही शेड करना था। नेक्स्ट अब आ जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जैसा कि ए का भी कॉम्प्लीमेंट हम ले चुके हैं, बी का भी कॉम्प्लीमेंट ले चुके हैं, अब इनका जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 4 5 6 7 एंड 8। इट्स मीन इसके कॉम्प्लीमेंट के यूनियन में हमारे पास 3 नहीं था, इट्स मीन 3 के अलावा तमाम एरिया को हमने यहाँ पर शेड कर दिया। ठीक हो जाएगा। तो ये वेन डायग्राम वाला जो क्वेश्चन था, यानी हम लोगों ने इसका सेकेंड लॉ भी प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो भी हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं। अब यूनिट 2 से जो क्वेश्चन लिए गए थे, यहाँ पर देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि फाइंड आउट द पॉसिबल मैक्सिमम एंड मिनिमम अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ सर्कल विद अ डायमीटर। हमारे पास यहाँ पर डायमीटर गिवन था, डायमीटर 10 था, रेडियस इट्स मीन इसका हाफ होता है, तो 10 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 5 आया। एरिया ऑफ सर्कल हमें मालूम था कि वो हमारे पास था पाई आर स्क्वायर, यानी हम लोगों ने यहाँ पर जो रेडियस लेना था ना वो क्या लेना था 5 से, यानी हम यहाँ पर लिख लें टेकिंग रेडियस यानी जो एक रेडियस हम लेंगे वो हमारे पास होगा 4.5 सेंटीमीटर एंड 5.5 हमने ये रेडियस यहाँ पर लिए हैं। यहाँ पर पेन काम नहीं करे तो बस आप लोग को ये मेजरमेंट्स गिवन है, आप यहाँ पर टेकिंग रेडियस और देन आप ये तीनों मेजरमेंट्स राइट कर लें। ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद अब आ जाता है हमारे पास यहाँ पर सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल में हम लोगों ने यहाँ पर फार्मूला राइट किया सबसे पहले तीनों में, फिर उसके बाद उनकी वैल्यूज़ को राइट किया, देन उनके स्क्वायर्स लिए, स्क्वायर्स ओपन किए, स्क्वायर ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो फर्स्ट मेजरमेंट थी ना 4.5 उसका एरिया हमारे पास आया है 63.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सेकंड मेजरमेंट थी जो कि ओरिजिनल मेजरमेंट थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो थी 5 सेंटीमीटर, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल आए वो आया 78.571। एंड जो लास्ट हमारे पास थी मेजरमेंट 5.5, अगर हम उसको देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एरिया आया है
95.071। ठीक हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के पास जो कि यूनिट 2 में से था कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर एंड आल्सो प्रूव वन एग्जांपल फॉर ईच। सो ये देखिए आपकी बुक पर ही ये प्रॉपर्टीज गिवन थी, मैंने यहाँ पर की प्रॉपर्टीज राइट कर दी हैं। अब कह रहे हैं कि इनको प्रूव करें वन वन एग्जांपल के साथ। तो आप लोग के पास अपनी बुक ओपन करें, वहाँ पर उनकी एग्जांपल के अकॉर्डिंग उनको प्रूव किया गया। आप सेम वही यहाँ पर अपने टास्क में यहाँ पर राइट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइट डाउन, राइट 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने राइट करना। तो देखिए 3 फिगर्स हमारे पास ये हैं, 4 फिगर्स हमारे पास इस वैल्यू की ये है, लेकिन जब हम इसको यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर में राइट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 38.1। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो आपने 38.0 लिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए राइट किया कि यहाँ पर देखा जाए तो 3 में तो ये आता है, लेकिन जब हम राउंड ऑफ करेंगे, हम इसको राइट करेंगे तो इसकी 4th प्लेस को देखेंगे। 4th प्लेस पर हमारे पास 6 था, जिसकी वजह से ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 38.1। आप लोगों ने ये वाली वैल्यूज़ को राइट करना, ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर राइट की हैं। ठीक है, अब आ जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने यहाँ पर करेक्ट राइट करनी है। सो यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 and 4 तक, इट्स मीन हमारे पास यहाँ तक है। 5th प्लेस पर हमारे पास 0 है, जिसका मतलब है कि हम इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से हम इसको सेम एज इट इज 38.06 राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू गए 128.1129। सो ये आपकी बुक की एग्जाम्पल में से गिवन है, जो कि पेज नंबर 40 पर है। एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 40 ओपन करें तो आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी आपकी बुक की एग्जाम्पल पेज नंबर 7 पेज नंबर 42 पर गिवन है, जिसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 100.20001 बाई 10 क्यूब। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि प्रॉपर सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, जो कि हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर्स गिवन है और उनका HCF भी हमारे पास गिवन है। हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 नंबर्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन सेम आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से मिलता जुलता गिवन है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यूज चेंज है। स्टेप्स एंड प्रोसेस हमारा तमाम का तमाम वही होगा। हमने यहाँ पर प्रोडक्ट राइट कर दिया है, HCF राइट कर दिया, जैसा कि हमें मालूम है कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। अब हमने यहाँ पर LCM को फाइंड करना था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला हो जाएगा प्रोडक्ट बाय HCF। प्रोडक्ट की वैल्यू राइट की, HCF की वैल्यू राइट की। देखा जाए तो ये दोनों वैल्यू 2 के टेबल में कटती है। 2 के टेबल में 564 हमारे पास आ जाता है 273 के साथ। 34 2 के टेबल में हमारे पास आ जाता है 17 के साथ। रिमेनिंग कटिंग जिनकी पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर राइट कर देंगे 273/17। अब हमने टेकिंग द, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ही था ना फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द LCM ऑफ द 2 नंबर्स, हमने यहाँ पर LCM का स्क्वायर रूट लेना है। सो हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पर लिए, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर देखिए पहले हमने इसको डिवाइड किया स्क्वायर रूट के अंदर, फिर अब हमने यहाँ पर इसका क्या कर लिया, LCM स्क्वायर रूट ले लिया। तो हमारे पास जो वैल्यू है LCM के स्क्वायर रूट की वो हमारे पास आ चुकी है 4.007। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, हमने यहाँ पर 74,088 का स्क्वायर रूट फाइंड करना था, क्यूब रूट फाइंड करना था। तो आप अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 15 जो कि पेज नंबर 48 पर है, सेम वही आपको एग्जाम्पल जहाँ पर गिवन थी, आप वहाँ से देकर इसको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है, ये भी आपकी बुक की एग्जाम्पल में से गिवन है पेज नंबर 18 पर एग्जाम्पल नंबर 18 ऑन पेज नंबर 49 पर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जिसको आप लोगों ने सॉल्व करके राइट करना था। यहाँ पर हमारे पास 729 का क्यूब रूट था, प्लस 1000 का क्यूब रूट, माइनस 125 का क्यूब रूट। जैसा कि हमें मालूम है कि इसके आखिर में क्या है 9, इसका मतलब है कि ये 9 का क्यूब है। यहाँ पर 3 zeros है, जिसका मतलब है कि ये 10 का क्यूब है। यहाँ इसके एंड में 5 है, जिसका मतलब है कि ये 5 का क्यूब है। हमें यहाँ से इनके क्यूब्स का पता लग चुका है। अब यहाँ पर देखिए क्यूब एंड क्यूब रूट आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ से 9, यहाँ से 10 और यहाँ से 5 आ जाएगा। सबसे पहले 9 एंड 10 को ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा, देन उसमें से 5 हम सेपरेट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच
26,244 must be divided to give a perfect cube and also find the cube root of a quotient. So यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज 3B से ही दिया गया है, मिलता जुलता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर गिवन है, हमने यहाँ पर सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर दिया। जैसे कि ये क्यूब रूट है, इसका मतलब है कि इसमें पेयर हमारे पास किस में होने चाहिए, 3 के होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 का ये भी पेयर बना है, यहाँ पर 3 का ये भी क्यूब का पेयर बना है, लेकिन यहाँ पर एक 3 मिसिंग है, यहाँ पर एक 2 मिसिंग है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि 2 and 3 डज नॉट कम इन पेयर, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि 26,244 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 36 टू बिकम अ परफेक्ट क्यूब। क्योंकि यहाँ पर एक 2 मिसिंग है, यहाँ पर एक 3 मिसिंग है, जिसका मतलब है कि ये 2 2s are 4, 4 3s are, यानी ये यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से 9, 4 और 9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ। इसका मतलब है कि हम 36 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, तब जाकर ये परफेक्ट क्यूब रूट बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 यूनिट नंबर 4 प्रोपोर्शन से दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास कहा जा रहा है कि 5 पेंसिल की कॉस्ट $2 है, तो 12 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी। जब 5 पेंसिल की कॉस्ट हमारे पास गिवन है तो हम सबसे पहले 1 पेंसिल की कॉस्ट मालूम करेंगे। जब 1 पेंसिल की कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी तो तब हम 12 पेंसिल की कॉस्ट को 1 पेंसिल की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट्स मीन 12 पेंसिल की कॉस्ट $4.8 हमारे पास आ चुकी है। अब हमसे कहा जा रहा है कि a कार ट्रेवल करती है 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स। हाउ फार इट ट्रेवल इन 5 आवर, तो 5 घंटों में वो कितना ट्रेवल करेगी। जैसा कि हमारे पास 2 घंटों में 120 किलोमीटर है, इसका मतलब है कि जब टाइम ज़्यादा होगा तो इट्स मीन वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को भी कवर करेगी। इसका मतलब है कि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो ऑटोमेटिकली सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन को राइट कर दिया। तो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस जो कि 5 आवर में वो कवर करेगी वो होगा 300 किलोमीटर, ठीक हो जाएगा। हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक फॉर 4 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम जॉब। जो काम 6 वर्कर 8 घंटों में कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जब 4 वर्कर होंगे तो वो कितना टाइम लेंगे इस काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। जिसका मतलब ये हो जाएगा कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ पर देखें, जब वर्कर ज़्यादा थे तो टाइम भी उसके अकॉर्डिंग 8 था, जब वर्कर कम हो जाएंगे जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम क्या लगेगा, उनको फिर ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सो ये देखिए ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से इसको सॉल्व किया, तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पर 5.3, जिसका मतलब है कि हम पॉइंट्स में नहीं बस हम 5 आवर्स राइट करेंगे, यानी हम यहाँ पर ये राइट करेंगे कि 4 वर्कर्स विल कंप्लीट द सेम जॉब इन 5 आवर्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि एक कार है जो A सिटी से B सिटी यानी एक शहर से दूसरे शहर में एक सेम स्पीड है 60 किलोमीटर के अकॉर्डिंग वो जा रही है गाड़ी, और जिसकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो जाती है तो वो 4 घंटे उसे लगते हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ़ द स्पीड इज़ इंक्रीज। जब स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर उसे कितना टाइम लगेगा। स्पीड यहाँ पर हमारे पास है 80 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पर देखिए हमने स्पीड्स को राइट किया जो कि किलोमीटर पर आवर में, टाइम को हमने आवर्स में इस तरीके से राइट कर दिया। ये हमारा क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यानी यहाँ पर हमारे पास जब 60 किलोमीटर्स में 4 आवर्स है तो 80 किलोमीटर्स में कितने होंगे, हमने इस तरीके से इनको राइट किया, तो जिसका मतलब ये हो जाएगा कि 5.3 यानी वो टोटल 5 आवर्स उसको यहाँ पर लगेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एक किसान है जो कि अपना जिसके पास चारा है जो कि 10 जानवरों को 6 दिनों में वो चारा कंप्लीट खिला देता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जब वो चारा जो 6 दिनों में उसके जानवर खा जाते थे, सेम वही चारा 15 जानवर कितने दिनों में उस चारे को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एनिमल्स एंड डेज राइट कर दी है। इसका मतलब है कि जब एनिमल ज़्यादा होंगे तो वो चारा जो है वो जल्दी खाएंगे, क्योंकि जब 10 जानवर थे तो वो 6 दिन में उस चारे को फिनिश कर रहे थे। अब जब 15 हो गया तो इसका मतलब है जब एनिमल ज़्यादा हो गए तो जो फूड होगा ना वो क्या होगा, जल्दी से जल्दी ख़त्म होगा। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको राइट कर दिया। तो जो हमारे पास जो डेज़ आए हैं वो 3 डेज़ में वो चारा 15 एनिमल्स यहाँ पर फिनिश कर देंगे। अब आ जाते हैं आप लोग का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x। y जो है वो x का इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यहाँ पर हमने कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर दिया और साथ साथ ग्राफ बनाकर उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है।
सो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है 2 and 18 से हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड किए, जो कि हमारे पास, क्योंकि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो उसकी जगह पर कांस्टेंट को राइट कर देंगे। कांस्टेंट की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करी, जिसका मतलब है कांस्टेंट के साथ जो x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कांस्टेंट का फार्मूला हमारे पास यहाँ से आ चुका है कि k इज इक्वल टू एक्स वाई। अब हमने यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखें तो इस चार्ट में हमारे पास यहाँ पर k, x एंड y दोनों की वैल्यू गिवन है, बाकियों में तो x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू मिसिंग थी, वो हमने यहाँ पर फाइंड करके राइट करनी थी। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ चुका है 36। अब हमने जो जो मिसिंग वैल्यूज़ है वो कांस्टेंट की मदद से वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ को हमने राइट कर दिए। जैसे कि y की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, कांस्टेंट की वैल्यू k/x, ये हमारा फार्मूला है जब हम y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर देखा जाए k हमारे पास क्या है 36 है, x सबसे पहले x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 36 आएगी, जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 12 आएगी, जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 9 आएगी, जब x की वैल्यू 6 होगी तो y की वैल्यू भी हमारे पास उस केस में 6 आएगी। अब आ जाते हैं इसके ग्राफ की तरफ। जैसे कि हमारे पास जो ये ग्राफ गिवन है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है, इट्स मीन कि इसमें हमारे पास इस तरीके से कर्व लाइन आएगी। ओके, जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 36 थी, x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 18 थी, x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 12 थी, x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू हमारे पास आई थिंक तो 9 आ चुका है, x की वैल्यू 6 थी तो y की वैल्यू भी 6 थी। इस तरीके से हम लोगों ने मार्कर की हेल्प से डॉट लगा देना, फिर उन डॉट्स को इस तरीके से यूँ जोड़ लेना। इसके साथ क्लास 8 आपका समर वेकेशन टास्क कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।